सब्सक्राइब कीजिए साइको गुरु चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अधिगम के सिद्धांत। अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग सिद्धांत दिए गए अधिगम के। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत, फिर क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत और फिर गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। तो पहला है व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सीसी थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, सीसी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? सीआर थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, प्रत्यावर्तन सिद्धांत, त्रिसम्मक सिद्धांत, ये सारे इसके अन्य नाम हैं सीआर थ्योरी के। सीसी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया हिंदी में। इसका जो देने वाला है उसका नाम है पावलोव। 1904 में दिया था, जिसके कारण 1904 में इसको नोबेल मिला था। रूस का शरीर शास्त्री था। कुत्ते की लार ग्रंथियों पर इसने प्रयोग किया था। अब है अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। जो क्रिया पूर्व में भोजन से हो रही थी, भोजन के साथ हो रही थी, वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगे तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। जैसे यूसीएस कुत्ता, यूसीआर स्वाभाविक क्रिया है। फिर सीएस प्लस यूसीएस कुत्ता, यूसीआर स्वाभाविक क्रिया। फिर सीएस कुत्ता, सीआर अस्वाभाविक क्रिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार की क्रियाएं बताई, स्वाभाविक क्रिया या अनानुबंधित क्रिया, दूसरी अस्वाभाविक क्रिया या अनुबंधित क्रिया। पावलोव के सिद्धांत में घंटी एक अस्वाभाविक अनुबंधित अनुकूलित उद्दीपक है। पावलोव के सिद्धांत में घंटी एक अस्वाभाविक अनुबंधित अनुकूलित उद्दीपक है। अब एक प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज़ सुनकर भी कुत्ते के मुंह में लार का गिरना क्या कहलाता है? अनुकूलित उत्तेजना कहलाता है। अनुकूलित अनुक्रिया के लिए अनुबंधन का होना अति आवश्यक है। अब अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन से आशय पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। 1904 में पावलोव को अनुबंधन के लिए ही नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जैसे विद्यालय घंटी बजने पर छात्रों का अपना बस्ता उठाकर भाग जाना, छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्षर व भाषाई ज्ञान सिखाना, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर का अपने आप झुक जाना, आम के पेड़ से नीचे सांप देखने पर रस्सी को भी सांप देख समझकर डर जाना, कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिवादन करना, ग्रामीण द्वारा दिन में 4 बजे चाय पीना, ये सारे अनुबंधन के प्रकार हैं। अब है महत्वपूर्ण कथन कुछ है इसके अंदर। पहला है विलोपीकरण। क्या होता है कि अभ्यास खत्म होते ही विलोप होना शुरू हो जाता है। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। जैसे भोजन देंगे तो लार आएगी, घंटी और भोजन देंगे तो भी लार आएगी, फिर खाली घंटी बजाएंगे तो लार आएगी, घंटी बजाएंगे लार आएगी, घंटी बजाएंगे लार आएगी, फिर घंटी बजाएंगे लार नहीं आएगी, क्योंकि विलोपीकरण हो गया अनुबंधन का। अब है उद्दीपक सामीकरण या सामान्यीकरण। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामीकरण कहलाता है। जैसे सांप देखने के बाद रस्सी देखकर भी डर जाना। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामीकरण के तहत अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामीकरण के तहत अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किए। थर्ड है उद्दीपक विभेदीकरण। दो उद्दीपकों के समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रस्सी से डरना बंद हो जाना, सीटी के माध्यम से लार का न आना, ये उद्दीपक विभेदीकरण है। जैसे दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लग गया और उसके बाद उद्दीपक विभेदीकरण हो गया तो फिर जो आदमी है रस्सी को देखकर नहीं डरता है। फिर चौथा
समय कारक। पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करवाने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन नहीं होगा। अभी घंटी बजाई, आधे घंटे खाना नहीं आया तो अनुबंधन कोई नहीं होगा। मिनिमम टाइम है, जो मैक्सिमम टाइम है वो 5 सेकंड का ही होना चाहिए। घंटी बजाई 5 सेकंड के अंदर अंदर खाना आ जाना चाहिए तो अनुबंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर है बुद्धि कारक। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालक बालिकाओं में अधिगम नहीं करवाया जा सकता। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालक बालिकाओं में अधिगम नहीं करवाया जा सकता। अब इस पावलोव के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व क्या है, इसके अंदर पहला है अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। अधिगम का यह जो सिद्धांत है CS थ्योरी या CR थ्योरी, ये पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। छोटे बालकों को सिखाने में ये सहायक है। बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्षर व भाषाई ज्ञान सिखाने में ये सिद्धांत सहायक है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने एवं बुरी आदतों को छुड़ाने में ये सिद्धांत सहायक है। जानवरों को प्रशिक्षित करने में ये सहायक है। जानवरों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सिद्धांत सहायक है, तो CS थ्योरी, पावलोव का सिद्धांत जो है वो सहायक है। शराब छुड़ाने में सहायक है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। कौन सिद्धांत पर, CR थ्योरी के या CS थ्योरी के की बात है। अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है। CS थ्योरी जो है या CR थ्योरी जो है वो यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था 1904 में, वो यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत EL थॉर्नडाइक 1898 या 1904। थॉर्नडाइक कहाँ का था, अमेरिका का था। पावलोव कहाँ का था, रूस का था। रूस का शरीर शास्त्री था पावलोव, और ये थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका का था। इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को SR थ्योरी भी कहते हैं। संयोजनवाद सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, चयन का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम की आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, सुख और दुख का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, भूल सुधार का सिद्धांत, ये सब इसके अन्य नाम हैं। अब है उद्दीपक अनुक्रिया से आशय। किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना ही उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना ही उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मूल आधार यह है कि अनुक्रिया से पूर्व उद्दीपक का होना अति आवश्यक है, अन्यथा अनुक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। थॉर्नडाइक के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, परंतु प्रारंभिक अनुक्रियाएं गलत या अस्वाभाविक होती है। लेकिन निरंतर प्रयास करने के उपरांत व्यक्ति की त्रुटियों की मात्रा में कमी होने लगती है और व्यक्ति का अधिगम प्रभावी हो जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली प्रेरक या चालक की पूर्ति हेतु क्रिया करती है। अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष या उद्दीपक मछली उद्दीपक है, अनुक्रिया करती है, गलत या स्वाभाविक, निरंतर प्रयास करती है, त्रुटि में कमी आती है, अधिगम प्रभावित होता है, और ये इसका सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम बताए। पहले 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास या श्रम का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। तो पहला है तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति स्वयं को तत्पर करना आवश्यक होता है, तत्परता उत्पन्न होनी आवश्यक होती है, क्योंकि तत्परता के अभाव में व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे छोटे बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया जा सकता है परंतु पढ़ाया नहीं जा सकता। उदाहरण दिया था थॉर्नडाइक ने सबसे पहले, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। चंद्रमोहन भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेने के बराबर होता है। दूसरा नियम है थॉर्नडाइक का, अभ्यास का नियम या श्रम का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास या प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास या प्रयास के अभाव व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार करना। अभ्यास के नियम के लिए कॉलसनिक ने लिखा कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का यह नियम व्यक्ति के कार्य की पुनरावृत्ति के औचित्य को सिद्ध करता है।
थॉर्नडाइक ने अभ्यास के ऊपर ज़्यादा बल दिया है और उसने अभ्यास के ऊपर ज़्यादा बल दिया है। अभ्यास से व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी सीख जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो चतुर सुजान, रस्सी आवत जाते शिल पर होत निशान। मतलब लगातार रगड़ करने से पत्थर के ऊपर भी रस्सी निशान कर देती है। श्रम का अभ्यास करना चाहिए, बस अभ्यास के द्वारा सब संभव है। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के 2 उपनियम बताए थे। इसमें पहला उपनियम है उपयोगिता का नियम और दूसरा है अनुपयोगिता का नियम। तो उपयोगिता का नियम जो है वो क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग या महत्व की हो। जैसे धोनी के लिए क्रिकेट का अभ्यास, विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना, ये सारे अभ्यास जो है वो जो उसके लिए उपयोगी हो वही अभ्यास करता है। अनुपयोगिता का नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई भी अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जो व्यक्ति के लिए उपयोग या महत्व की न हो। जैसे धोनी कोई नाच गाने का अभ्यास नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए यूजफुल नहीं है, हैं? तो अनुपयोगिता का नियम हो गया। अब इस थॉर्नडाइक का तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के सर्वाधिक प्रभावित करती है। जैसे सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, थॉर्नडाइक ने इसके भी 2 उपनियम बताए थे। संतोष या पुरस्कार का नियम, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से व्यक्ति को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती हो। जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा। दूसरा है असंतोष या दंड का नियम। पुरस्कार का नियम पहला हो गया, दूसरा है दंड का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई भी प्रयास या अभ्यास नहीं किया जाता जिस वस्तु से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त न हो। जैसे बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रखना, बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रख देंगे तो उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऊँट के मुँह में जीरा। फिर है, ये तो हो गए इसके 3 नियम। अब 5 गौण नियम कौन कौन से, इसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को निरंतर 1 से अधिक बार प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों में से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों बार पत्थर फेंकना लेकिन कोई एक पत्थर ही जो है वो आम को गिराता है, या किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा लाखों प्रश्न याद करना। दूसरा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालकों को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर शिक्षण करवाया जाना चाहिए क्योंकि बालक छोटी विषय वस्तु को शीघ्रता से सीखता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वर्ण सीखकर व्याकरण सीखना। तीसरा गौण नियम है मानसिक विन्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता का होना अति आवश्यक है क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। चौथा गौण नियम है आत्मीकरण का नियम। अपने पूर्व अनुभवों को ध्यान में लाकर नवीन कार्य करने की मानसिक प्रक्रिया आत्मीकरण कहलाती है। जैसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, साइकिल चलाकर सीखकर स्कूटर चलाना सीखना, ये आत्मीकरण का नियम है। फिर है 5वां गौण नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम। सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। जैसे एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, किसी माँ के पुत्र की मृत्यु होने के बाद माँ द्वारा अपने पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना, ये साहचर्य परिवर्तन के नियम है। अब है उद्दीपक अनुग्रह सिद्धांत, या जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके शैक्षणिक महत्व क्या है। इसका शैक्षणिक महत्व पहला है मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक है। अभ्यास की निरंतरता पर बल दिया गया है। सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करने पर बल दिया गया है। असफलता में सफलता, अनुभव द्वारा सीखना, आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मनिर्भर बनाने में सहायक, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायक है। ये इसके शैक्षणिक महत्व है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत या RS थ्योरी, स्किनर 1938, USA रो, अमेरिका रो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अन्य नाम है रो। अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत, अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, निरंतर क्रिया सिद्धांत, क्रिया परिणाम सिद्धांत। RS थ्योरी, इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन, अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत, अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, निरंतर क्रिया सिद्धांत, क्रिया परिणाम सिद्धांत। ये सभी RS थ्योरी या क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नाम हैं। अब है स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक व क्लार्क हल के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से SR तत्व को लेकर उसे RS में
परिवर्तित किया तथा क्लार्क हल के सिद्धांत से पुनर्बल तत्व को स्वीकार किया। क्रिया प्रसूत से आशय वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो क्रिया प्रसूत कहलाता है, जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना एवं दैनिक जीवन के कार्य करना। स्किनर के अनुसार बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के मध्य या क्रिया समाप्ति के तत्काल बाद पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने पर बालक वह क्रिया करने लगेगा जैसी कि शिक्षक चाहता है और बालक बालिकाओं की त्रुटियों की मात्रा में कमी हो जाती है एवं उनका अधिगम प्रभावी हो जाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए: सतत या क्रमिक पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन और निश्चित अंतराल पुनर्बलन। निश्चित अंतराल पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक होता है और क्रमिक पुनर्बलन जो होता है वो नकारात्मक होता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु सफ़ेद कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने अपने प्रयोग जो है वो सफ़ेद कबूतर एवं चूहे पर किए थे। एक बात और है, थॉर्नडाइक के अनुसार अभिप्रेरणा जो है वो प्रत्यक्ष होती है, लेकिन स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष होती है। प्रभाव के नियम पर स्किनर का नियम लागू होता है। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उसके ऊपर स्किनर का नियम लागू होता है। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि जिस कार्य को करने में व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है व्यक्ति उस कार्य को बार बार दोहराता है तथा जिस कार्य को करने में तनाव उत्पन्न हो व्यक्ति उस कार्य को त्याग देता है। फिर है, स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार बताए: प्रतीकात्मक व्यवहार एस टाइप या इलेक्टाइड, क्रिया प्रसूत व्यवहार आर टाइप या इमेटाइड। प्रतीकात्मक व्यवहार वह व्यवहार जिसका संचालन सीधा उद्दीपक के माध्यम से हो प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है, जैसे आंख में तिनका गिरने पर आंख में से आंसू आ जाना। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, वह व्यवहार जिसका संचालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो क्रिया प्रसूत कहलाता है, जैसे टेलीफोन की घंटी बजने पर बात करना या ना करना क्रिया प्रसूत है। अब है शैक्षणिक महत्व। स्किनर के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व क्या है? सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक है। क्रिया की निरंतरता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनोरोगियों का उपचार करने में स्किनर का सिद्धांत सहायक है। बालक बालिकाओं को निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में सहायक है। करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी के नियम पर आधारित है। बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में ये सहायक है। अब चौथा सिद्धांत है हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। क्लार्क हल 1915 ने दिया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, क्लार्क हल ने लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस हल के पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य नाम है प्रबलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम का यथार्थ सिद्धांत, अधिगम का आवश्यकता की मांग पूर्ति का सिद्धांत, अधिगम का अवतलन का सिद्धांत, अधिगम का गणना सिद्धांत। ये सब क्लार्क हल के पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। प्रबलन सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम का यथार्थ सिद्धांत, अधिगम का आवश्यकता की मांग पूर्ति का सिद्धांत, अधिगम का अवतलन सिद्धांत, अधिगम का गणना सिद्धांत। ये सभी हल के सिद्धांत के नाम हैं। हल का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम और पावलोव के अनुबंधन तत्व पर आधारित है। फिर है क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया है। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया है। क्लार्क हल के अनुसार जिस तत्व से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है व्यक्ति उस तत्व को सीख लेता है और व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती, अतः सीखने की प्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे भोजन आवश्यकता है, शारीरिक या मानसिक 2 प्रकार से हो सकती है। आवश्यकता की पूर्ति प्रणोदन या चालक भूख, अभिप्रेरणा, अनुक्रिया बाधाएं, पुनर्बलन या उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो ये सिस्टम है कि जब आवश्यकता होती है तो उसकी 2 प्रकार के चालक होते हैं और शारीरिक को आंशिक, फिर अभिप्रेरणा मिलती है, अनुक्रिया होती है, बाधाएं आती है, पुनर्बलन मिलता है और उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त होती है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। पुनर्बलन नहीं मिलता है तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, पुनर्बलन आवश्यक है। अब क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में थोड़ा बहुत है खास। पावलोव 1904 रूस का था। अनुबंधन या
अनुक्रिया उद्दीपन पे काम किया था। थॉर्नडाइक 1898 1904 अमेरिका का था, अभ्यास के ऊपर बल दिया था। क्लार्क हल 1915 आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया था। क्लार्क हल 1915 आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया था। स्किनर 1938 अमेरिका निरंतर अनुक्रिया पर बल दिया था। 1938 स्किनर निरंतर अनुक्रिया पर बल दिया था, अमेरिका का था, निरंतर अनुक्रिया पर बल दिया था। और स्किनर ने खास बात कही थी हल्के सिद्धांत के बारे में कि आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है हल्का सिद्धांत, इसका समर्थन किया था स्किनर ने। फिर है पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर द्वारा ही किया गया था, परंतु पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। स्टार है, नोट लगा के लिखना है। पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर द्वारा ही किया गया था, परंतु पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। अब 5वां अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत। एडविन रे गुथ्री 1936। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत एडविन रे गुथ्री 1936। एडविन रे गुथ्री 1936 का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। गुथ्री के अनुसार जब उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत होती है तो दोनों के मध्य एक संबंध या अनुभव का निर्माण हो जाता है तथा उसी के समान दूसरी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पूर्वानुभवों को उसमें लागू करने की प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है, या अपने पूर्वानुभव का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। जैसे पहला है गर्म लोहे की छड़, हाथ का स्पर्श होना, हाथ का दूर हट जाना। दूसरा है गर्म पानी की बाल्टी, हाथ से दूर रखना, हाथ को दूर रखना। तीसरा है दूध का जला हुआ छाछ कोई फूंक फूंक पर पीता है। गुथ्री ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य समीपता पर सर्वाधिक बल दिया। गुथ्री ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य समीपता पर सर्वाधिक बल दिया। गुथ्री के अनुसार समीपता के अभाव में अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। जैसे बीरबल की खिचड़ी, समीपता नहीं है, बहुत ऊंची रखी हुई हंडी तो बीरबल की खिचड़ी बनेगी नहीं, तो समीपता के अभाव में अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं। गुथ्री क्या है? गुथ्री के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अधिगम के इसी सिद्धांत के अनुसार करता है।